जय हिंद मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रीतम मेघाणी परिवार में। और मैं हूं सूरज कुमार। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, साथ ही साथ पढ़ाई कर रहे होंगे। आज ज़्यादा बात नहीं करेंगे, टेंशन नहीं लेना आपको। मुझे जितना भी बात करना था, जितना भी चीज़ बताना था, सब तो मैंने पिछले कई वीडियो में बता दिया है। बेसिकली आपको पता ही होगा कि आपकी प्रीतम एकेडमी एक सीरीज चला रही है जिसमें आपको सभी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव प्रश्न को कवर करा रही है। ठीक है, और बाकी चीज़ें मैंने आपको सभी कुछ बताया हुआ है पिछले वीडियो में कि आपको कैसे कवर कराऊंगा, कैसे क्या आगे चल के वीडियो आएगा, क्या वीडियो आएगा। ठीक है, आपको कैसे कवर करना है, सब कुछ मैंने आपको बताया हुआ है। तो आप लोग जरूर जाकर देख लीजिएगा। बेसिकली ये आपका 4 नंबर का वीडियो है। इससे पहले मैंने आपको 3 वीडियो और ले चुका हूँ मैं, जिसमें से 2 वीडियो आपका फिजिक्स का है और 1 वीडियो बायो का, और ये भी वीडियो आपका बायो का है। ठीक है, और इसके बाद मैं 2 वीडियो केमिस्ट्री का लूँगा। उसी प्रकार से फिर आपका चलता रहेगा 2-2 चैप्टर करके। ठीक है, आपका साइंस कवर करा दिया जाएगा। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आज का हमारा जो टारगेट है, ये आपका क्लास 10 का जो साइंस है उसका जो चैप्टर नंबर 9 है, अनुवांशिकता एवं जैव विकास, इसको कवर करने का है। ठीक है, तो फटाफट इसको कवर करेंगे। ठीक ना, बस एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, जैसे कि मैं हर वीडियो से बोलता आ रहा हूँ। ठीक ना, ज़्यादा कुछ नहीं बताऊँगा क्योंकि मैंने जितना मुझे बताना था मैंने सब बता दिया है। अब बार बार मैं वो बताऊँगा तो वीडियो लंबा होगा। बस इतना चीज़ बताऊँगा। बस आपको 2 चीज़ करना है। अगर आप पूरे साल नहीं पढ़े लिखे तो कोई ज़रूरत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि बेसिकली ये सीरीज उन बच्चों के लिए चलाया गया है जो पूरे साल कुछ नहीं पढ़े। बस आपको 2 काम करना है, अगर आप वैसे बच्चे हो तो। ठीक है, और नहीं भी हो तो भी करो। वीडियो को 2 से 3 बार देखो और थोड़ा स्पीड करके वीडियो को देखो। ठीक, थोड़ा आसानी होता है। ठीक ना, और दूसरा चीज़ कि आप लोग एक बार इस चैप्टर को पढ़ लीजिएगा, एनसीईआरटी को रीड कर लीजिएगा। बस इतना कर लीजिए, आपका काम खत्म। समझे? एनसीईआरटी बुक हो या जेसीईआरटी हो, जो भी हो, जो भी आपका इस चैप्टर है आपका, वहाँ पे आप लोग पढ़ लेना। ठीक है, बस इतना बोलूँगा तो आपको याद रखिएगा, आपके एग्जाम में इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं छूटेंगे। ठीक, समझ में आ गया आपको? बस इतना ही मैं बोलूँगा। और साथ ही साथ मैं 2009 से लेकर 2023 तक का मैं सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न करा ही रहा हूँ, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देखोगे। ठीक, तो आपको सबको समझ में आ गया ही हुआ। और आपको आज के इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव कवर करा रहा हूँ। ऑब्जेक्टिव में भी 2 प्रकार का ऑब्जेक्टिव है, एक क्या होता है एमसीक्यू होता है, और एक 1 लाइन बोलो या 1 वर्ड बोलो होता है। ठीक, तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न में क्या होता है कि 2 प्रकार के, एक होता है एमसीक्यू और एक होता है 1 लाइन या 1 वर्ड। तो 1 एमसीक्यू में क्या होता है कि इसमें 4 ऑप्शन होते हैं, एक क्वेश्चन होता है। ठीक है, जैसे कि ये क्वेश्चन आपका 4 ऑप्शन, इसमें सही ऑप्शन को आपको टिक करना पड़ेगा। तो इस प्रकार प्रश्न आज की वीडियो में कवर करूँगा। साथ ही साथ जो आपके जैसे कि मैं दिखाऊं, जैसे कि यहाँ देखो, जो आपका 1 वर्ड में आंसर होता है, या फिर बोलो जिसका आंसर आपको लिखना पड़ता है 1 वर्ड में या 1 लाइन में, उसको भी मैं आज के इस वीडियो में कवर कराऊंगा। ठीक है, और जिनको थोड़ा और ज़्यादा अच्छा से जानकारी चाहिए मैं कैसे पढ़ाऊँ, क्या करना, तो जैसे कि मैंने बोला पिछले मैं 3 वीडियो से बार बार वही बकता आ रहा हूँ, तो उन वीडियो को जरूर जाकर देख लीजिएगा। जिसमें मैंने आपको 2 फिजिक्स का पोर्शन कराया हुआ और 1 बायो का। उन तीनों में से किसी भी एक वीडियो को उठा कर देख लीजिएगा। कम से कम तीनों वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, अगर आप नए बच्चे हो तो। और पुराने बच्चे हो तो भाई बढ़िया सी बात है, आपको सब पता ही होगा। नए बच्चे हो तो उन तीनों वीडियो को जरूर वॉच कर लीजिएगा। मेरा बात मानिए, आपका नंबर बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो उनको जरूर देख लीजिएगा। उनका मैं लिंक दे दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो आप लोग के लिए और आसानी हो जाएगा। ठीक है, तो देर किस बात की, उनको भी देख लीजिएगा और इसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, तो बेसिकली जो सबसे पहला प्रश्न है आपका, देख सकते हो लिखा है कि किसी जीव की जीनी संरचना क्या कहलाती है। ठीक है, तो भाई साहब उसको हम लोग जीनोटाइप बोलते हैं, याद रखिएगा जीनोटाइप, यानी कि 2 नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। देख सकते हो ये 2023 का पूछा गया प्रश्न है। ठीक, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। देखो, एक स्त्री में कौन से लिंग गुणसूत्र मिलते हैं? याद रखिएगा, स्त्री में हमारा XX मिलता है। और अगर यही प्रश्न ऐसा भी पूछा जा सकता है, पुरुषों में कौन सा लिंग गुणसूत्र मिलते हैं, तो लिखिए याद रखिएगा XY। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। यहाँ से अब आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा शुरू होता है, जो आपके पूछे गए हैं। पहले मैं जितने भी प्रश्न पूछे गए उनको कवर करूंगा, फिर आपको मैं इंपॉर्टेंट प्रश्न दूंगा। ठीक है, तो भाई साहब देखो, आपको पूछा था कि डीएनए कहाँ पाया जाता है, और ये 2019 का पूछा गया प्रश्न और जैक बोर्ड का पूछा गया प्रश्न है, झारखंड बोर्ड का। अब ऐसा नहीं है कि अगर आप झारखंड बोर्ड के विद्यार्थी नहीं हो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं, अगर आपका ये चैप्टर है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और ये आपको आगे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी मदद करेगा। तो उसको हम लोग, वो कहाँ पाया जाता है, वो नाभिक में पाया जाता है। डीएनए नाभिक पाया जाता है, केंद्रक में, आपको पता ही होगा। ठीक है, देखा कि जीन कहाँ पाए जाते हैं? भाई साहब जीन कहाँ पाए जाते हैं? डीएनए में पाए जाते हैं, याद रखिएगा बात। 2019 का प्रश्न है, आप लोग देख लीजिएगा किस साल पूछा गया है। लिखा है कि समान जीन संरचना वाले जीवों को क्या कहते हैं? भाई साहब क्लोन कहते हैं, याद रखिएगा बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। और बायोलॉजी है भाई साहब, ये सब तो आपको रटना पड़ेगा। अब जो बच्चे पूरा साल नहीं पढ़े उनके लिए तो भाई साहब एक ही में बात बोलूँगा, रटो। अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं, आपके पास उतना समय नहीं कि आप लोग पूरा सिलेबस कवर पाओगे, तो इसलिए बोल रहा है सब रटने वाली चीज़ है। और बायोलॉजी है, कैसे आप लोग बायोलॉजी में फिक्स होता है, आपको इसका कोई प्रूफ नहीं है, समझे ना, इसलिए रटना पड़ेगा। हाँ, मैथ होता, फिजिक्स होता, चलो भाई समझा देता। देखो यहाँ पे गुणसूत्र XY और XX
किन नामों से जाने जाते हैं? 2017 का प्रश्न है, ठीक है। तो याद रखिएगा XY को हम लोग पुरुष, जिसको हम लोग नर बोलते हैं, के लिंग गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। और XX स्त्रियों के लिंग गुणसूत्र होते हैं, जिसे हम लोग मादा भी बोलते हैं स्त्री को, ठीक। समझ में आ गया आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। थोड़ा वीडियो को स्पीड करके देखिए, आपको अच्छा लगेगा, ठीक। ये लिखो कि किसी विशिष्ट अनुवांशिक पदार्थ के अंदर प्रोटीन संश्लेषण की सूचना कूटबद्ध रहती है। किस? तो याद रखिएगा DNA के कारण। DNA एक ऐसा विशेष अनुवांशिक पदार्थ है, ठीक है, जिसमें प्रोटीन संश्लेषण की सूचना कूटबद्ध रहती है। याद रखिएगा बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। मनुष्य में बोनेपन का क्या कारण है? यानी कि जो मनुष्य बोना रह जाता है, ठीक ना, वो उसका क्या कारण है? तो आपको पता ही होगा कि हमारा जो प्यूटरी ग्लैंड होते हैं उसमें एक हार्मोन निकलता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं शॉर्ट में, GSH बोलते हैं, ठीक है। तो उसका अगर स्राव कम हो जाए तो क्या होता है, बच्चा जो हो या फिर आदमी बोलो औरत बोलो, क्या होता है, बोना ही रह जाता है। तो आंसर आपके पास मनुष्य में बोनेपन का कारण प्यूटरी ग्लैंड में लिखा है कि ग्रोथ स्टिमुलेटिंग हार्मोन के कम स्राव के कारण, ठीक है। जाहिर सी बात है, ये ग्रोथ स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है, इसका अगर कम स्राव होगा प्यूटरी ग्लैंड के द्वारा, तो क्या होगा कि आदमी बोना ही पड़ जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए करा रहा हूँ, तो इन प्रश्नों को जरूर से गौर से देखें, ठीक है, ध्यान से सुने, क्योंकि प्रश्न जो आपका एग्जाम में आएगा वो हो सकता है कि हूबहू ना दे, पर याद रखिएगा प्रश्न जो मैं आपको करा रहा हूँ, जो प्रश्न मैं आपको करा रहा हूँ, इन्हीं प्रश्नों के इर्द गिर्द आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा, यानी इन्हीं प्रश्नों के इर्द गिर्द आपको वहाँ पे प्रश्न घूमता हुआ नजर आएगा। मतलब यही सब प्रश्न रहेगा, बस हो सकता है थोड़ा सा लैंग्वेज थोड़ा चेंज कर दे, ठीक। तो इसलिए सभी क्वेश्चन के लैंग्वेज को गौर से सुने और अच्छे से देखें। लोहे की मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना? तो याद रखिएगा मेंडल ने चुना। अब ये प्रश्न ऐसा भी पूछा जा सकता है कि भाई साहब मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना? भाई साहब मटर के पौधे को, समझे ना। तो देखने का नजरिया को बदलिए अपना, ठीक ना। ऐसा मत बोलिए कि एग्जाम में प्रश्न नहीं आया, प्रश्न आया है, गौर से देखिएगा तब ना, ठीक ना। और मैं बोलता रहा हूँ यही सब प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा, बस गौर से आपको देखने का एक नजरिया होना चाहिए। लिखा है कि अनुवांशिक का जनक कहा जाता है। अनुवांशिक का जनक किसे बोला जाता है? जी हाँ, मैं सही से सुन रहा हूँ, बोलो, कमेंट करो। हाँ सही बोल रहे हैं आप लोग। अनुवांशिक का जनक किसे कहा जाता है? मेंडल को कहा जाता है। एक नंबर क्वेश्चन आपका कट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिनकी रासायनिक संरचना क्या है? भाई साहब जिनकी रासायनिक संरचना DNA है। एक नंबर क्वेश्चन आपका कट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखा है यहाँ पे देख लो, लिखा है 4 नंबर, मनुष्य की कोशिका के गुणसूत्र की संख्या होती है, यानी कि मनुष्य की कोशिका के गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? यहाँ पे संख्या पूछी गई है, तो याद रखिएगा 46, ठीक। मनुष्य की कोशिका के गुणसूत्र की संख्या 46 होती है। और अगर मैं जोड़े में बात करूँ तो 23 जोड़े, अगर जोड़े में बात करो तो 23 जोड़े, और संख्या बात करो तो 46, क्योंकि एक जोड़े में 2 होते हैं, तो 23 जोड़े में कितने होंगे? 46 होंगे, उसका डबल, सीधा सा बात है। अब देखो ये प्रश्न आपका आ चुका है कि मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? भाई साहब 23 जोड़े, याद रखिएगा बात, और संख्या 46। लेकिन इनमें किसने सर्वप्रथम विकासवाद का सिद्धांत दिया? तो विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था? थोड़ा सुनने में एसएसटी से लग रहा है ना, विकासवाद, तो कौन दिया था? लेमार्क ने दिया था। याद रखिएगा, 4 क्वेश्चन पर कट हो जाएगा 6 नंबर का। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 7 नंबर में। लक्षणों को नियंत्रण करने वाली इकाई का क्या नाम है? भाई साहब लक्षण को जीन नियंत्रित करता है। 1 नंबर क्वेश्चन पर कट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। समजात अंगों का उदाहरण है। भाई साहब समजात अंग ऐसे होते हैं, मैं थोड़ा बता दूं, जिनका उत्पत्ति भी सेम हुआ हो, उत्पत्ति होने का प्रोसेस भी सेम हो, और उनका संरचना बनने का बनावट भी उनका सेम हो, पर कार्य भिन्न भिन्न हो। जैसे कि अगर मैं बात करूं, हमारा हाथ और कुत्तों का अग्रपात, यानी कि जो डॉगी होते हैं उनका जो आगे का जो 2 पैर होता है उनको अग्रपात बोलते हैं, और जो हमारा हाथ है इनका बनावट, इनका जन्म होने का प्रोसेस सेम है, पर कार्य अलग अलग है। कुत्ता दौड़ने के लिए यूज करता है, हम लोग कई सारी चीज़ों को पकड़ने में, हमारे शरीर को बैलेंस बनाने में मदद करते हैं, ठीक है। तो देखो काम अलग अलग है, पर क्या है कि संरचना और जन्म का प्रोसेस सेम है। तो उस प्रकार के अंक क्या होते हैं? समझाते होते हैं। इसलिए 1 नंबर क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा, साथ ही साथ 2 नंबर का भी सही है, क्योंकि हमारा दांत और हाथी के दांत का भी सेम फंडा है, ठीक है। बोलते हैं ना, हाथी के खाने के दांत और दिखाने के दांत और, ठीक ना। तो बेसिकली बड़ा वाला दांत की बात कही गई है, ठीक ना। तो देखो इसके कार्य अलग अलग है, पर संरचना सेम ही जैसा है, हड्डी का बना हुआ है। तो ये भी समझात अंक उदाहरण होगा। साथ ही साथ 3 नंबर का भी, आलू एवं घास के जो ऊपरी भूस्तारी होते हैं ना, ये भी क्या होता है कि समझात अंक उदाहरण होते हैं, यानी कि 4 नंबर क्वेश्चन का कट हो जाएगा। तो क्या क्या आपको हो जाएगा आंसर में? हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपात, हमारा हाथ और हाथी के दांत, आलू तथा घास के ऊपरी भूस्तारी। तो भाई साहब देखो प्रश्न ऐसे भी बन सकते हैं, लिख देगा इनमें से कौन समझाते अंग है, उसमें से ये वाला 2 नंबर को ऑप्शन दे देगा और बाकी 3 को अलग अलग दे देगा। तो 2 नंबर का, तो ये वाला सही हो जाएगा आपका, ठीक है।
आपको हो सकता है 3 नंबर वाला ऑप्शन वाला आलू एवं घास वाले ऊपरी भूसारी वाला दे देगा और 3 को अलग अलग दूसरा कुछ दे देगा, तो आपको ये आलू और घास वाले भूसारी वाला मानना पड़ेगा। तो भाई साहब क्वेश्चंस अलग अलग दिख सकते हैं, पर भाई साहब मूल तो प्रश्न यही से आएंगे, मैं ये बोल सकता हूँ आपको, ठीक। इसलिए सभी प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए। किस स्थान को मानव का उद्भव स्थान मानते हैं? तो भाई साहब अफ्रीका को हम लोग मानव का उद्भव स्थान, यानी कि ऐसा माना जाता है कि अफ्रीका से ही मनुष्य का जन्म हुआ है, ठीक ना, अफ्रीका की भूमि से। आगे चलिए हम लोग बढ़ते हैं। उस पादप का नाम लिखे जिस पर मेंडल ने प्रयोग किया था। देखो ये प्रश्न ऐसा भी आ सकता है, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, क्या था, मटर का पौधा। बेसिकली ये आपका यहाँ से आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न शुरू हो गया है हमारे टीम के द्वारा, यानी कि आपकी टीम के द्वारा। ये क्या गया है कि कुछ ऑब्जेक्टिव मतलब एमसीक्यू प्रश्न तो दिए ही गए, मैंने आपको बता दिया, जितने ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट थे मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव मतलब एमसीक्यू प्रश्न और थोड़ा सा अब मैं वन लाइनर बोले या वन वर्डर प्रश्न भी आपको बता रहा हूँ, ठीक ना, ये भी आपको टीम के द्वारा दिया गया है, ठीक। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो आपके पास लिखवा है दोनों क्वेश्चन में, जीवों की अनुवांशिक इकाई क्या है? भाई साहब जीन है, थोड़ा देर पहले मैंने पढ़ा था। बोले सर रिपीट क्यों कर रहे हो प्रश्न? क्योंकि इंपॉर्टेंट है इसीलिए, ठीक ना। जीन का नामकरण किस वैज्ञानिक ने किया? भाई साहब जीन का नामकरण क्या था? जॉनसन ने किया था 1919 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, सॉरी 1909 ईस्वी में। आगे लिखा है यहाँ पे, जीन कहाँ पाए जाते हैं? जीन गुणसूत्रों में पाए जाते हैं, आपको पता ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। वह कौन सा कारक है जो वंशागत लक्षणों को नियंत्रित करता है? वंशागत लक्षणों को नियंत्रित हमारा जीन करता है, ठीक। आगे याद रखिएगा बात। देखा आपके पास आगे थोड़ा बड़ा प्रश्न है, हाँ ये देखो लिखा आपके पास, जीवधारियों में पाए जाने वाले उन लक्षणों के नाम लिखे जो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते हैं। भाई साहब उसे हम लोग अनुवांशिक लक्षण कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। डीएनए का पूर्ण रूप लिखें। भाई साहब डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल होता है, ठीक है, आपको पता ही होगा, बाकी नहीं पता तो देख लो। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखा आपके पास पिरिमिडिन क्षारकों के नाम लिखे। तो भाई साहब पिरिमिडिन जो क्षारक होते हैं वो क्या होते हैं? थाइमिन होते हैं, और एक होता है साइटोमिसिन होता है, साइटोसिन होता है, साइटोसिन। 9 नंबर का प्रश्न है, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? बोलो 46 या फिर बोलो 23 जोड़े, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो कि कोशिका विभाजन की किस अवस्था में गुणसूत्रों को देखा जा सकता है? जब कोशिका विभाजन होता है तो किस अवस्था में गुणसूत्रों को देखा जा सकता है? तो प्रोफेज जो अवस्था होता है ना, उस अवस्था में हम लोग गुणसूत्रों को आसानी से देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखो यहाँ पे, डीएनए में कितने प्रकार के नाइट्रोजन युक्त क्षार पाए जाते हैं? तो बेसिकली 2 प्रकार के, एक होता है फ्यूरिन और एक होता है पायरिमिडिन, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ऐसे तो बच्चे जो एक ही निषेचित अंडे से विकसित होते हैं क्या कहलाते हैं? भाई साहब जुड़वा कहलाते हैं। इसीलिए तो उनका हाव भाव रंग रूप सब सेम होता है, क्योंकि वो एक ही निषेचित अंडा से पैदा होते हैं, इसीलिए उसको हम लोग जुड़वा बोलते हैं। लिखा है कि आपके पास, किसी बालक के हाथ में 5 के बदले 6 उंगलियां का होना किस प्रकार का विभिन्नता है? तो हम लोग उस प्रकार की विभिन्नता क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं विभिन्न विभिन्नता, या फिर हम लोग बोलते हैं उत्परिवर्तन। याद रखिएगा बात, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे आरएनए का संश्लेषण किस केंद्रीय प्रोटीन द्वारा होता है? तो भाई साहब डीएनए टेम्पलेट्स, याद रखिएगा बात। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। मेंडल द्वारा वर्णित अनुवांशिक इकाइयों या कारकों को क्या कहते हैं? भाई साहब मेंडल द्वारा जो वर्णित अनुवांशिक इकाइयों या कारकों को हम लोग जीन बोलते हैं, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देख सकते हो आपको अभी तक ऐसे कई सारे प्रश्न मिल गए होंगे जिनका आंसर जीन था, लेकिन देख सकते हो क्वेश्चंस का पैटर्न अलग अलग है, पूछने का नजरिया अलग अलग है, समझे ना, तो इसको ध्यान दीजिएगा। मेंडल ने अपने प्रयोग में किस पौधे पर मतलब सीधा सीधी पूछा है कि जो मेंडल उसने किस पौधे पर अपना एक्सपेरिमेंट किया था, जो भी बोलो, ठीक ना। तो याद रखिएगा मटर वाला पौधा। यहाँ पे लिखा होता है मेंडल ने अपने प्रयोग किस पौधे पर किए, तो याद रखिएगा मटर। आगे बढ़ते हम लोग। लिखा प्रयोग अप्रयोग का सिद्धांत किस वैज्ञानिक की देन है? तो भाई साहब लेमार्क ने प्रयोग अप्रयोग का सिद्धांत दिया था। यह कि जैव अनुवांशिक नियम का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया? तो भाई साहब जैव अनुवांशिक विज्ञान का हिकाल, याद रखिएगा बात। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। देखो किन्हीं तो समझाते अंक के नाम लिखा, थोड़ा देर पहले ऊपर में हम लोगों ने 3 पढ़ा था, ठीक है, जिसमें आपका ऑप्शन नंबर 4 से था इनमें से सभी, ठीक ना। तो उसमें से मैंने आपको 3 बताया था, 3 में से यहाँ पे एक है, एक और बता देता हूँ। यहाँ पे आपके पास मेढक के अग्रपाद और पक्षी के डेने। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। प्रसिद्ध पुस्तक जातियों में अभ्युदय के लेखक का नाम लिखे, तो चार्ल्स डार्विन, याद रखिएगा बात। देखो आपके पास एक अवशेषीय अंक का नाम लिखे। अवशेषीय अंक मतलब क्या होता है? ऐसे अंक जो आपके कोई यूज का नहीं है, ठीक ना, ऐसे कोई यूज का नहीं है। कि यूज का मतलब क्या? जैसे कि बाल भी आपका एक अवशेषीय अंग है। अब बोले कि सर कैसे? हम लोग तो उसका स्टाइल मारने के लिए यूज करते हैं, वो कोई यूज नहीं है। अच्छा बता, अगर मैं आपका शरीर से सारा बाल गायब कर दूं तो क्या आप मर जाओगे? नहीं ना। तो ऐसा होता है कि जीवन यापन के लिए
कई सारे ऐसे अंग होते हैं जो नेसेसरी नहीं पर फिर भी हम लोग लेके घूम रहे हैं, ठीक है। जैसे मैं बात करूँ पुरुषों का जो निपल्स होता है, ठीक ना, वो फालतू का है, ठीक ना, हो सकता है वो आगे चल के गायब हो जाए, ठीक ना। हमारा कान का जो ऊपरी भाग, ये सब धीरे धीरे गायब हो सकता है, हमारा बाल जो होता है वो भी गायब हो सकता है। तो उसी प्रकार से जो आपका अपेंडिक्स है, ये क्या होता है कि जो हमारा बड़ी आंत है उसका एक भाग है, ठीक ना। जब हमारे पूर्वज जब घास फूस खाते थे, ठीक ना, तब उस टाइम पे क्या होता था कि आपको पता है कि घास फूस में सेलुलोज होता है, उसे पचाने के लिए हमें एक लंबी आंत की जरूरत पड़ती है, ठीक है। और हमको पता है कि हमारा बड़ी आंत उतना लंबा है नहीं कि हम लोग घास फूस पचा पाए, इसीलिए तो हम लोग घास फूस को पका के सब्जी बना खाते हैं, उसको आसान करके उसका सेलुलोज तोड़ के खाते हैं। वरना ऐसे खा लोगे तो क्या होगा आपको पता है, डायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस कारण से जो हमारा पहले का जो पूर्वज था उसका आंत थोड़ा बड़ा होता था, ठीक ना। अब अभी धीरे धीरे हम लोग क्या हो रहे हैं कि सर्वाहारी बनते जा रहे हैं, हम लोग कुत्तों से भी बदतर बनते जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग मांस मछली सब खाने लगे हैं आजकल, ठीक है। तो समझ के देख सकते हो हमारा लाइफ कुत्तों के लाइफ से भी बदतर होता जा रहा है, ठीक। तो क्या हो रहा है कि देखो अब हम लोग उतना घास फूस खाना छोड़ दिए। अब पहले हम पूर्वज खाते थे तो उन्हें लंबी आंत की जरूरत पड़ती थी, तो हमारा जो बड़ी आंत है उसमें अपेंडिक्स होता था, वो भी आंत का ही हिस्सा होता था, ठीक ना, थोड़ा सा आंत को लंबा करता था, तो जिस कारण से उन्हें पचाने में आसानी होता था सेलुलोज। पर अब तो हम लोग खाते छोड़ दिए उतना सेलुलोज, तो इस कारण से वो अपेंडिक्स जो है वो धीरे धीरे गायब हो रहा है। तो इसीलिए अपेंडिक्स क्या हो जाएगा, एक अवशेषी अंग हो जाएगा, क्योंकि अब हम लोग को सेलुलोज पचाने की जरूरत नहीं पड़ रही है, हम लोग अब सब्जी को बना के यूज कर रहे हैं। पहले कच्चे खाते थे हमारे पूर्वज, ठीक ना, तो इस कारण से तब जरूरत थी। तो अवशेषी अंग समझ में आ गया। लिखा है यहाँ पे 25 नंबर में, एक जोड़ी समजातीय और एक जोड़ी समृद्ध अंगों के नाम लिखें। तो भाई साहब थोड़ा देर पहले समजात अंग पहले पढ़ा था हम लोगों ने, हमारा हाथ और कुत्ते का गर्भपात। अब समृद्ध अंग क्या, ये आप लोग कमेंट करके मुझे जरूर बताएगा, जो सही आंसर देगा मैं उसे हार्ट दूंगा। तितली के पंख और चमगादड़ के पंख, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको यहाँ पे लिखा है ब्रोकली का विकास किस विधि द्वारा किया जाता है, तो कृत्रिम चयन से। ब्रोकली क्या होता है पता है, फूल गोभी आप लोगों ने देखा है, सेम उसी प्रकार होता है, बस कलर हरा टाइप का होता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। किस स्थान को मानव का उद्भव स्थान मानते हैं, थोड़ा देर पहले हम लोगों ने पढ़ा था, अफ्रीका। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आर्कीऑप्टेरिक्स क्या है, तो याद रखिएगा ये एक जीवाश्म है जिसमें पक्षी और सरीसृप दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। बेसिकली ये जो आपका आर्कीऑप्टेरिक्स जो है ये बेसिकली एक कंकाल जैसा, यूँ समझ लो, ठीक ना। पहले जो जब डायनासोर वगैरह था, यूँ समझ लो, मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ ताकि आपको एग्जाम में याद रहे, ठीक जैसा समझ लो, ठीक ना। तो उस टाइम पे होता होगा ये आर्कीऑप्टेरिक्स, ठीक ना। तो वो क्या था कि उसका जो हड्डी है हमें मिला, ठीक ना, हमें उनका हड्डी मिला यानी कि जीवाश्म मिला, ठीक। इसीलिए यहाँ पे जीवाश्म लिखा हुआ है, ठीक है। और जब उस हड्डी का परीक्षण किया गया वैज्ञानिकों द्वारा, तब पता चला कि वो पक्षी भी था और सरीसृप भी था। इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि उसमें पक्षी और सरीसृप दोनों का लक्षण पाया जाता है। समझ में आ गया ना, इसीलिए यहाँ पे जीवाश्म है क्योंकि ये एक हड्डी था। आर्कीऑप्टेरिक्स ने ये एक पक्षी और सरीसृप समझ लो जंतु जैसा था, ठीक ना। तो उसका हड्डी मिला गया, इसीलिए उसको हम लोग जीवाश्म बोलते हैं। और उसका जब एनालाइज किया गया उसको तो पता चला कि ये पक्षी भी था सरीसृप भी था, इसीलिए दोनों का लक्षण यहाँ पे लिखा गया। लिखा कि जीवों में समानता को किस जीव वैज्ञानिक नाम से जाना जाता है, जो जीवों में समानता पाया जाता है उसको किस वैज्ञानिक नाम से जाना जाता है, तो वो है अनुवांशिकता। अनुवांशिकता एक ऐसा वैज्ञानिक नाम है जिसके द्वारा हम लोग जीवों की समानता को डिनोट करते हैं। उसी प्रकार से जीवों की विभिन्नता को हम लोग किस जीव वैज्ञानिक नाम से जानते हैं, वही विभिन्नता, ठीक, याद रखिएगा बात। अब आपके पास लिखा है रिट्रोवायरस क्या है, तो भाई साहब रिट्रोवायरस क्या है, देखो ऐसे वायरस जिसमें अनुवांशिक पदार्थ के रूप में राइबोज न्यूक्लिक अम्ल RNA पाया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिट्रोवायरस कहते हैं, याद रखिएगा बात। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखा है पे मेंडल के प्रयोग मूलतः किस जैविक प्रक्रम पर आधारित थे, तो मेंडल का जो मूल जो आपका समझ लो आपका परीक्षण था वो संकरण पर था, यानी मेंडल ने जो मटर का पौधा लिया था उनका संकरण कराया था उन्होंने, याद रखिएगा बात, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न था। मेंडल द्वारा वर्णित अनुवांशिक इकाइयों या कारकों को क्या कहते हैं, वैसे जीन कहते हैं लोग, और एक बार जीन आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा आपके पास, लिखा कि जेनेटिक्स के पिता के रूप में किसे जाना जाता है, तो जेनेटिक्स के पिता हम लोग किसको बोलते हैं, वही मेंडल। इसका फुल नाम था ग्रेगर जॉन मेंडल, याद रखिएगा बात, पूरा नाम याद रख लीजिएगा। पहले भारतीय चिकित्सक का नाम क्या था जिसे अनुवांशिकता का ज्ञान था, यानी भारत में सबसे पहला ऐसा वैज्ञानिक कौन था जिन्हें वैज्ञानिक नहीं चिकित्सक बोलेंगे उनको, जिन्हें आपका अनुवांशिकता का ज्ञान था, याद रखिएगा चरक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रथम पीढ़ी में अस्तित्व में रहने वाले लक्षणों को क्या कहते हैं, प्रथम पीढ़ी में जो अस्तित्व में लक्षण होते हैं उसे हम लोग प्रभावी लक्षण कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं लोग। देखो कि ऐसे लक्षण
को क्या कहते हैं जो प्रथम पीढ़ी में अस्तित्व में नहीं आते हैं। यानी कि ऐसे लक्षण, यूँ समझ लो, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको ताकि थोड़ा सा आपको समझ में आ जाए। प्रभावी लक्षण ऐसे लक्षण होते हैं ना जो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते हैं। जैसे कि सपोज दैट कि अगर मान लो कि जैसे कि मेरा पापा अगर गंजे हैं तो मैं भी गंजा होऊंगा, ये चांसेस है। ये क्या होगा, ये आपका प्रभावी लक्षण हो जाएगा। पर मान लो मेरे पापा मेहनती तो मैं मेहनती होगा, कोई गारंटी नहीं है। तो ये जो मेहनती, ये अप्रभावी लक्षण है, ठीक ना। क्योंकि मेहनत करना मेरे पापा ने मेरे लाइफ में पैदा होने के बाद सीखा हुआ है, ठीक। लेकिन गंजापन पहले से ये जन्मजात मेरा फिक्स है। तो वो क्या होता है, प्रभावी लक्षण होता है। और जो लाइफ में आप लोग अर्जित करते हो कि मेरे पास बहुत पैसा है, मैंने बहुत खुशहाल रहना सीख लिया है, मैं थोड़ा ज़्यादा चिड़चिड़ा हूँ, तो ये सब अप्रभावी लक्षण होते हैं। क्योंकि जरूरी नहीं कि आपके बेटा में हो, आपका बेटा अपोजिट भी हो सकता है। आप अगर बहुत गुस्सेल हो तो आपका बेटा शांत भी हो सकता है। इसका उल्टा भी सही है, अगर आप शांत हो तो आपका बेटा गुस्सेल भी हो सकता है। 38 नंबर का प्रश्न है, लिखा है कि किस प्रकार के प्रोटीन में द्विगुणन की क्षमता होती है। तो भाई साहब डीऑक्सी राइबोज केंद्र अम्ल। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्यूरिन क्षारकों के नाम लिखे। प्यूरिन क्षारकों के नाम, एक है आपके पास एडेनिन, दूसरा आपके पास गुआनिन। अब भाई नाम ही ऐसा तो क्या करो बात। चलिए, तो इस प्रकार से मैंने आपको बहुत सारे प्रश्न आज की वीडियो में करा दिए। यहाँ पे मैंने आपको 39 आपको मैंने वन वर्डर प्रश्न करा दिया, या फिर बोलो वन लाइनर प्रश्न करा दिया। और साथ ही साथ मैंने आपको यहाँ पे करीबन 7 या 9 मैंने प्रश्न आपको कराया है ऑब्जेक्टिव। 9 प्रश्न मैंने ऑब्जेक्टिव में आपको मल्टीपल चॉइस करा दिया, ठीक है। और उसके बाद मैंने कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न, पूछे गए प्रश्न, प्रीवियस 6 प्रश्न मैंने आपको करा दिया। तो इतने सारे प्रश्न करा दिया। बात माने, ठीक ना, कि वीडियो को आप लोग कम से कम एटलीस्ट 2 से 3 बार तो जरूर देखें। खासकर वो बच्चे जो पढ़े नहीं है अभी तक कुछ, तो उनके लिए तो भाई साहब 2 से 3 बार जरूर देखें। अब जो बच्चे पढ़े लिखे हैं, ठीक है, अब भाई साहब जो मेरे बातों को सुनने में इंटरेस्टेड नहीं है वो हट सकते हैं यहाँ से, ठीक। बाकी सुन लोगे तो आपका ही भला होगा, क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस के साथ बोल रहा हूँ ये सब, ठीक ना, ऐसे ही नहीं बक रहा हूँ मैं। तो बेसिकली मैं बोल ये रहा था कि अगर आप पूरे साल पढ़े हो तो आपके लिए तो बहुत आसान है चीज़ें, क्योंकि आपको समझ में आ रही कहाँ से टॉपिक आ रहा नहीं आ रहा है। पर अगर आप नहीं पढ़े हो ना, समझे ना, तब दिक्कत है भाई साहब। अब दिक्कत तो टेंशन नहीं कि ऐसा नहीं कि सर आप कैसा बोल रहे हो तो फिर कैसे होगा, आप ही अगर हमें डिमोटिवेट कर दोगे तो भाई साहब आपने गलती किया है तो अब कोई उपाय नहीं है। उपाय बस इतना ही पढ़ो, ठीक ना। अभी आपके पास समय है, ठीक है। ऐसा नहीं कि बहुत कुछ छूट गया है, ऐसा नहीं कि अभी आप लोग जो पूरे साल पढ़े उससे ज़्यादा नंबर ला सकते हो। पर आपको करना क्या पड़ेगा, जो मैं आपको करा रहा हूँ उसको करिए, शिद्दत से करिए। 3 बार 4 बार करके वीडियो को देखें, और वीडियो को ट्राई कीजिए थोड़ा स्पीड करके देखने का। अब स्पीड करना जिनको नहीं आता है वैसे यूट्यूब में सर्च मारिएगा हाउ टू इंक्रीज स्पीड वीडियो ऑन, जो भी इंग्लिश है वैसे हमको खुद इंग्लिश नहीं आता है ठीक ना। तो समझे ना, मेरा कहने का बस इतना मतलब है कि आप अगर पूरे साल नहीं पढ़े हो तो 2 से 3 बार करके वीडियो को रिपीट करके देख लीजिए, ठीक। देख लीजिएगा ना तो आपका लगभग चीज़ें याद हो जाएगा। और बस एक काम कीजिएगा कि एक बार जाके इस चैप्टर को एक बार एनसीईआरटी को पूरा रीड कर लीजिएगा। समझ में आए ना आए कोई दिक्कत नहीं, खाली रीड कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। पढ़ने का भी मतलब पढ़िएगा, जैसे कुछ पढ़ने का धीरे धीरे पढ़ेगा, वैसा नहीं कि पूरा स्पीड लगा दिए पंडित जैसा, वैसा नहीं करना है। धीरे धीरे सब कुछ पढ़ना है। तो इतना कर लीजिएगा ना तो बात मानिए आपका ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा और बहुत सारे प्रश्न आप लोग लपेट लोगे। जितना मैंने आपको आज करा दिया ना, इसमें आपका जो आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होगा उसमें इस चैप्टर से रिलेटेड, या फिर मैं जितने भी चैप्टर आपको करा दिया हूँ और जितना भी मैं वैसे तो पूरा चैप्टर करा दूंगा, तो आपके ऑब्जेक्टिव एक भी नहीं छूटेगा। साथ ही साथ जो आपका सब्जेक्टिव पेपर होगा उसमें भी बहुत सारे 1 वर्डर प्रश्न होंगे या 1 लाइनर होंगे, ठीक ना, वो भी आपका नहीं छूटेगा। समझ में आ रहा है ना आपको। और साथ ही साथ कई सारे 2 नंबर के प्रश्न भी आपके बन जाएंगे, ठीक ना, समझ में आ रहा है ना आपको। और कभी कईयों बार तो ऐसा होता है कि 5 नंबर के प्रश्न में इस प्रकार का जो आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न होता है, इसको 5 बार का 5 को पूछ देता है एक को क्वेश्चन में, तो 5 नंबर का प्रश्न हो गया। तो इस प्रकार के भी प्रश्न आ सकते, तो आपका वहाँ से भी आपका नंबर आ जाएगा, 5 नंबर आ जाएगा। तो कुल मिलाकर आपके लिए बहुत अच्छा तैयारी करवाई जा रही है। तो इसीलिए बोल रहा हूँ हमारे साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बस इतना बोल रहा हूँ, सब्सक्राइब कर ले। जाहिर सी बात है, अगर आप अभी तक हमारे वीडियो को देख रहे हो, सुन रहे हो मुझे, तो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है ना। ठीक है, बस इतना ही बात करूँगा। नेक्स्ट बात अब अगले वीडियो में बात करेंगे, ठीक। अब अगला जो चैप्टर होगा आपका वो केमिस्ट्री का होगा। अब देखते हैं केमिस्ट्री का कौन सा वीडियो में ले पाता हूँ, ठीक है। और जल्दी आपका मैथ भी शुरू कर दिया जाएगा। बाकी अदर जो आपका क्लासेस है 8, 9 उनको भी कवर करा ही दिया जा रहा है, क्योंकि 8 का भी मैं वीडियो ले रहा हूँ, 9 का भी आपका चल ही रहा है, SST तो पंगे से चल ही रहा है, 11, 12 का भी देखा जाएगा, ठीक। तो इसीलिए अपने आसपास अड़ोस पड़ोस जितने भी भाई बंधु बहन हैं,
ठीक ना। आपके सीनियर जूनियर सबको बोल दीजिएगा, ठीक ना। चलिए हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।